आठवां वेतन आयोग फाइनली धरातल पर उतर आया है। उसने संगठनों के साथ मीटिंग शुरू कर दी है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो आपकी सैलरी और पेंशन में जल्दी से बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि कल एक मीटिंग हुई, 24 अप्रैल 2026 को मीटिंग हुई जो कि देहरादून में हुई। इसमें आयोग ने पहली बार कई संगठनों को बुलाया था मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए, उनकी राय जानने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। इन्हीं में से एक संगठन ऐसा था जो देहरादून में मौजूद था। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, और जो कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद है और आज इनसे हम जानेंगे कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातें हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित जी। मंजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल की जो मीटिंग रही, जी आयोग ने जो मीटिंग की, इसमें कितने लोग मौजूद थे, किन किन बातों पर विस्तार से चर्चा हुई? अंकित जी, ये बता पाना तो खैर बहुत मुश्किल है क्योंकि ये डेटा तो आयोग का डेटा है। जी। और जब आयोग उसको डेटा को शेयर करेगा तो ही एक्चुअल डेटा आपके सामने आएगा। लेकिन कल जैसा कि हमारी चूँकि एक अफिलिएटेड यूनियन है वहाँ पर, NIHS है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी स्टाफ एसोसिएशन, रुड़की में है। एक राष्ट्रीय महत्व का इंस्टीट्यूट है जिसे हम राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के नाम से जानते हैं। तो उसके जो अध्यक्ष हैं पवनेश शर्मा जी और महासचिव हमारे नरेश कुमार जोलान साहब, ये लोग भी गए थे। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी कई संगठनों को 10-20 संगठनों को वहाँ पर इनवाइट किया गया था। एक होटल में एक बैठक थी और वहाँ मतलब जो उनका मिलने का तरीका है वो बड़ा शानदार था। 1 बाय 1 मतलब जो है कर रहे थे, 1 to 1 कर रहे थे डिस्कशन। तो अलग अलग उनके चैम्बर्स थे या रूम थे, उनमें अपने एसोसिएशंस के प्रतिनिधि जा कर के अपने आयोग के सामने अपनी बातों को, अपने मुद्दों को, अपनी सुझावों को रख रहे थे। तो कल का दिन मैं कहूँगा कि आयोग के लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत बढ़िया रहा है। मैं तो आयोग को धन्यवाद भी दूंगा कि आपने बहुत बेहतरीन काम शुरू किया है और इससे जल्द से जल्द लोगों के सुझाव वहाँ पहुँचेंगे और सबमिशन हो पाएंगे। और जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उतनी जल्दी कुछ ना कुछ बेहतर हमें परिणाम भी मिलेंगे। देश भर से कितने संगठन थे जो कल पहुंचे थे वहां पर? ये बताना मुश्किल है लेकिन 20-30 संगठन तो कल रहे होंगे मुझे लगता है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था जैसा बताया हमारे साथियों ने। तो 20-30 संगठन तो मामूली बात है कि कल उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा वहाँ पर। और अभी चूँकि 28, 29, 30 तारीख में दिल्ली में भी शेड्यूल्ड है, फिर शायद 4-5 तारीख को पुणे में है, बाकी जगहों पर भी आयोग की बैठकें होनी हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसा पिछली बार सुनने में आया था कि पिछली बार जो पे कमीशन बैठा था उसने 70 से 80 के बीच में अपने मतलब मीटिंग्स की थी। तो उम्मीद है इतने के आसपास इस बार भी रहेंगी। जी। तो आपके संगठन की तरफ से कौन कौन सी बातें थी जो वहां पर साझा की गई? किसी ऐसी कुछ आपने ऐसे पॉइंटर बताए या वहां पर आयोग को साझा किया कि जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा आपका? जी, देखिए अंकित जी, चूँकि ये जो संगठन गया था हमारा, तो वो एक राष्ट्रीय जल विज्ञान का संस्थान है। जी। केंद्रीय महत्व का संस्थान है। तो उसमें उनके कुछ निजी मुद्दे थे और बाकी कॉमन मुद्दे थे जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने उनको सजेस्ट किए थे। तो उनके निजी मुद्दों के ऊपर मैं तो बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत निजी हो जाते हैं कि वो क्या था। लेकिन कुछ जो कॉमन एजेंडा हम लोगों को रखना था वो कॉमन एजेंडा भी हमारी वो संस्था लेकर के वहाँ पर गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी उन चीज़ों को डिस्कस किया है कि पहले सैलरी स्ट्रक्चर था वो 3 फैमिली यूनिट को लेकर के था। तो हमारा पहला जो प्रायोरिटी है वो यही है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 5 कंसीडर किया जाए। सारी कैलकुलेशन 5 फैमिली यूनिट्स पर होनी चाहिए, ये हमारा पहला एजेंडा है। फिर जब आदमी नौकरी में आता है तो उसके पास कुछ छुट्टियां होनी चाहिए, मतलब उसके अकाउंट में जैसे बैंक में कुछ बैलेंस होता है ना, इस तरीके से उसके छुट्टियों के अकाउंट में तो कुछ अकाउंट ऐसी छुट्टियां होनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर, उसकी खुद की शादी बारात हो, घर में कोई फंक्शन हो, घर आना जाना हो, तो उस समय वो उनको यूटिलाइज कर सके। तो उसके लिए हमने 2 तरह की छुट्टियों की जो डिमांड की है कॉमन एजेंडा में, एक है सोशल ऑब्लिगेशन लीव और दूसरी है पेरेंट केयर या फिर फैमिली केयर। तो वो हमने डिमांड की है और हमने ओवरऑल 90 दिन की डिमांड की है कि 90 दिनों का हमको ये सोशल ऑब्लिगेशन लीव 45 दिन का और 45 दिन का जो फैमिली केयर लीव है ये हमारे अकाउंट में डाला जाए ताकि हम अपन उनको छुट्टियों को यूटिलाइज कर सकें। फिर बाकी कॉमन मुद्दे हैं जैसे सीएल है, ईएल है, मेडिकल है। हमने 14 सीएल की यूनिफॉर्म व्यवस्था की बात करी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो 14 दिन का सीएल उसको साल भर में मिलना चाहिए।
30 अर्नड लीव मिलनी चाहिए। तो बाकी डिपार्टमेंट्स में मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन टीचर्स को नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए वो डिमांड है। या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब किताब है, तो उसमें हमने बात कही है। और 20 दिन का हर साल मेडिकल लीव के लिए, जिसमें किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब जो है हफ्ते भर से अगर ऊपर का केस हो तो उस केस में ही मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाए, अदरवाइज वो जो है 20 दिन का मेडिकल लीव सभी को एक समान रूप से एक साल में मिलना चाहिए, ये हमने उसमें डिमांड रखी है। कुछ और भी हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे टीचर्स का है, यूनियन टेरिटरीज़ के टीचर्स हैं, केंद्रीय विद्यालय के हैं और नवोदय विद्यालय के हैं, या एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, EMRS उनको कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल टीचर्स की कुछ कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर के बात कही है। मिनिमम बेसिक सैलरी हमने उसमें डिमांड दी है कि 60,000 के आसपास मिनिमम बेसिक सैलरी लेवल 1 की होनी चाहिए। टीचर्स के लिए उसमें हमने एक मतलब उसमें क्लॉज डाला हुआ है कि जो उनके लेवल को अपग्रेड करना है, उनकी रिटायरमेंट जो एज है अभी 60 ईयर्स है, किसी किसी स्टेट में 62 साल है। और जो UGC के टीचर्स हैं, जिन्हें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर कहते हैं, उनकी 65 साल है। डॉक्टर्स की जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी भी 65 साल है। हाई स्किल्ड जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली इस जो स्किल ओरिएंटेड काम करते हैं, उनकी भी 65 साल है। तो टीचिंग कैटेगरी भी एक बहुत हाई स्किल्ड और प्रेस्टिजियस मतलब जो है मतलब जो कैडर है, तो उसके लिए भी हमने डिमांड की, उसको भी रिटायरमेंट 60 से बढ़ा करके 65 साल पे किया जाना चाहिए। जैसे JCM ने अभी जो अपना मेमोरेंडम जारी किया था, तो उसमें लगभग 69,000 की बात करी, कम से कम मिनिमम सैलरी होनी चाहिए या फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए। इसको लेकर चर्चा हुई वहाँ पर कि आपकी तरफ से ऐसी कोई बात रखी गई? नहीं अंकित जी, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के चर्चा नहीं। फिटमेंट फैक्टर देने ना देने का काम तो आयोग का है। हमने सजेशन दिया है कि इतने से कम नहीं होनी चाहिए। जब अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.62 से लेकर के 3.83 के पास ही जाएगा। तो वो हमारा जो मेन प्रियोरिटी हमने पहले भी बताया, अगर फैमिली यूनिट बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिटमेंट फैक्टर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर तो इतने सारे लोग दे ही रहे हैं, और वो हमने उसको जो JCM ने फिटमेंट फैक्टर दे दिया, हमने बस उसी को कंसिडर कर लिया कि JCM ने बोल दिया सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो दैट इज़ ऑल, वो हो गया हमारी तरफ से। हम फैमिली यूनिट को कह रहे हैं कि उसको कम ना किया जाए। तो वो हमारा है। जैसे हमने एक नए अलाउंस की बात करी है, डिजिटल सपोर्ट अलाउंस। तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड डेटा के लिए, क्योंकि आजकल बिना AI के या बिना डिजिटल चीज़ों के, इंटरनेट के तो काम करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने डिमांड करी है कि 2 से 2,500 रुपये का ये भत्ता, मिनिमम भत्ता अकॉर्डिंग टू पे बैंड, तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि कम से कम 2,500 रुपये का भत्ता ये नया शुरू किया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक हमने और डिमांड की है उसमें कि जब कोई कर्मचारी या अधिकारी नौकरी में आता है उस समय, तो किसी गांव से जब उसको नौकरी मिलती है तो वो सीधे महानगर में, शहर में पहुंचता है। उसके पास पहले से कोई ऐसा इकोनॉमिक ज़रिया नहीं होता है। फिर वो जिस शहर में पहुंचता है वहाँ एक घर बनाने के लिए या किराए से कमरा ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमेशा एकोमोडेशन नहीं होता। तो हमने एडवांस्ड एकोमोडेशन सेटलमेंट अलाउंस के नाम से भारत सरकार से ये दरखास्त की है कि कम से कम 2 लाख रुपए का प्रोविज़न किया जाए। जब भी कोई इस तरह से नौकरी में आता है उसकी ग्रेडिंग कर दी जाए, पे बैंड 1 के लिए इतना, पे बैंड 2 के लिए इतना, 3 के लिए इतना, 4 के लिए इतना, 5 के लिए इतना। इस तरह से अगर बना दिया जाए तो मिनिमम 2 लाख रुपए से सपोर्ट किया जाए, ताकि वो नौकरी ज्वाइन करते समय एकोमोडेशन की व्यवस्था कर सके। मंजीत जी, मैं मीटिंग पर वापस आता हूँ कि जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई आयोग की, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि मीटिंग जब हो रही है वहाँ पर, पहले हमको लगता है कि जब मीटिंग होगी तो एक मीटिंग हॉल होगा, वहाँ पर आयोग के लोग बैठे होंगे, कई संगठन होंगे, सारे आपस में चर्चा कर रहे होंगे या 1 to 1 करके बात रख रहे होंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 2-2, 3-3 लोगों को बुला रहे हैं, एक संगठन के 2 सदस्य, 3 सदस्य, उनको ऐसे बात चल रही है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है वहाँ पर अंदर जब मीटिंग हो रही होती है, या मतलब मीटिंग के लिए अगर किसी को बुलाया है तो वो पूरा प्रोसेस क्या है, कितनी देर चलता है, ऐसा कुछ बताया? देखिए, जो जैसा कि हमारा जो NIHS से था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी स्टाफ एसोसिएशन, जो रुड़की के हमारे साथी गए थे, तो उनके अकॉर्डिंग कि एक संगठन के 2 लोगों को, मैक्सिमम 2 लोगों को अलाउ किया है उनसे बातचीत करने के लिए, और 1 by 1 बाकायदा बात होती है। अलग रूम है जहाँ ऑफिसर्स
जो जो डेप्यूट किए गए हैं वो बैठते हैं और उसमें एसोसिएशन के लोग जाते हैं। 2 लोग बैठ कर के 1 to 1 प्रॉपर बात करते हैं। जितना आपके पास समस्या है या जो आपके पास इनपुट्स हैं, सुझाव हैं, उनको वो सुनते हैं और नोट करते हैं। एक अच्छी बात ये भी लगी, उन्होंने ये कहा कि जो भी सबमिट करना है वो डिजिटली सबमिट करना है, हार्ड कॉपी कोई सबमिशन नहीं है। ये अच्छी बात है क्योंकि हार्ड कॉपी कितना वेबसाइट पर ही सबमिट करना है, तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव मैं मानूंगा कि मतलब बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको कोई सबमिशन देना है तो वो डिजिटली आप सबमिट करिए। और लेकिन जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसके मेन पॉइंट्स को वो लोग नोट करते हैं, तो वो चीज़ें नोट डाउन हो जाती हैं, वो अपना कंपाइल कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। मैं समझता हूँ कि इससे क्या है कि इंटरेक्शन भी हो रहा है और डिजिटली सबमिशन भी हो रहा है एक तरीके से। तो इस तरीके से अभी तक तो है, इस तरीके से काम चल रहा है। बाकी अब कैसे आयोग करता है, अगली बैठकों में क्या करता है, ये तो आयोग के ऊपर है। तो उसमें हम लोगों की तो कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती, कोई सुझाव उसमें देने, क्योंकि आयोग के पास एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं और उनको पता है कि हमें कैसे करना है। तो आपने जैसे बताया कि सिर्फ नोट कर रहा है आयोग, है ना, अभी ऐसी कोई से चर्चा नहीं कि मतलब जितने भी संगठन है वो सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं और आयोग उनको सिर्फ नोट कर रहा है। नहीं, डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन में जो उनको जो लगता है कि जो नोट करने लायक चीज़ें हैं, जिनको आगे प्रोसीड करना है जी, या जिनको डेटा के रूप में जिनको स्टोर करना है जिन चीज़ों को, तो वो चीज़ें नोट करेंगे ना। नोट करने का मतलब ये है कि डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, आपके हार्ड पेपर्स नहीं कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आपके हार्ड पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। तो अच्छा आइडिया है वो, मतलब जो है डेटा के लिए तो यही तरीका है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी महाभारत या रामायण उसमें लिख दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो तरीका ठीक है। मुझे मतलब जो है उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। डिस्कशन में क्या होता है कि जो उनको ये पता चल जाता है ये चीज़ कितनी सेंसिटिव है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है और ये नॉन इम्पॉर्टेंट है, तो वो ये इम्पोर्टेंट पता चल जाती है ना किसी चीज़ की। तो उनका काम यही है कि जो चीज़ काम की है उसको ले लेते हैं, जो काम की नहीं है ठीक है वो फ्लैश आउट हो गई, खत्म हो गई बात। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, इनका दौर बहुत तेजी से चलने वाला है अभी, जैसे अभी दिल्ली में भी मीटिंग है, पुणे में भी मीटिंग है, देश के और अलग अलग शहरों में मीटिंग होगी, तो उसमें क्या लगता है कि काम ये कितना तेजी से हो सकता है कि आने वाले समय में आपको भी मीटिंग के लिए बुलाया गया है जी, तो आप 30 अप्रैल को आपकी मीटिंग है शायद। देखिए मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से शुरुआत में थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन अभी आप पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं लगातार शेड्यूल जारी हो रहे हैं और स्पीड में लोगों ने मतलब जो है मेमोरेंडम सबमिट किए हैं। मैं आपके माध्यम से भी पूरे देश के कर्मचारी संगठनों से और कर्मचारियों से भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सबमिशन करें। आप इंडिविजुअल करें, अगर आप जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं उस डिपार्टमेंट के जो इश्यूज हैं या जो सजेशंस हैं उनको उस कैटेगरी में जा कर के सबमिट करें। या जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो पेंशनर्स की हैं चाहे वो वर्किंग एम्प्लॉयज़ की हैं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि डाटा इनपुट जितना ज़्यादा होगा उतना चीज़ें प्रोसेस होंगी, उतनी बेहतर चीज़ें निकल करके आएंगी। और जैसे हाई कोर्ट के लिए अलग से कॉलम दिया है, हाई कोर्ट के जो मतलब जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए, तो उनसे भी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी, हम लोग कल से एक कैंपेन चला रहे हैं, कल से कैंपेन चलाएंगे, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पूरा कैंपेन चलाएगी और मैक्सिमम लोगों से उनको जो है जागरूक करेगी कि आप अपने इनपुट सीधे कैसे शेयर, हाँ उसमें मतलब आयोग की वेबसाइट पर जा करके आपको सबमिट करने। मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं, तो वो मुझे ना करके बल्कि आप सीधा आयोग को भेजें। हाँ, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है ना, मैं कितने लोगों के डेटा को बार बार वहाँ पर भेज पाऊँगा। तो उन सभी साथियों से भी गुजारिश है कि उसको भेजें। और जैसा मुझे लग रहा है कि आयोग एकदम बिल्कुल ठीक परफेक्ट काम कर रहा है, तरीका अब उसका एकदम वो ट्रैक पर है पूरा, और ट्रेन अपनी स्पीड में चल रही है और मुझे लगता है इसी स्पीड से चलते रहे तो अगले 6-7 महीने में रिपोर्ट भी कंपाइल हो जाएगी। बिल्कुल। तो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि डीए हाइक को लेकर बहुत ज़्यादा डिले हुआ फाइनली, लेकिन बढ़ गया डीए। तो कई लोगों के मन में सवाल अब भी आ रहा है कि ये सैलरी इस महीने से ही बढ़ के आने वाली है या आने वाले से बढ़ के आने वाली है? इस महीने से तो पॉसिबल नहीं होगा, कहीं कहीं हो सकता है हो, क्योंकि आमतौर पर 15 तारीख जब आती है किसी भी महीने की तब तक बिल बन जाते हैं, तो इस महीने तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये अलग बात है कि हाँ अप्रैल तक का एरियर बना दें, वो अलग मसला है, लेकिन आमतौर पर जब बिल बन गए तो एरियर के भी बिल बन गए होंगे। तो ये तो मई से ही लग रहा है कि मई के सैलरी में ही ये चीज़ें बढ़ कर के आ पाएंगी। रही बात 2% डीए, तो 2% डीए इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इम्पोर्टेंस है 50% डीए को। जब वो
2025 में हुआ था, उस समय से इसको बेसिक सैलरी में मर्ज करके देना, उससे कुछ बेनिफिट दिखेगा। 10% के आसपास हमें ग्रोथ दिखेगी। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो हम कल भी डिमांड कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। जब तक ये हो नहीं जाता तब तक हम वो डिमांड करते रहेंगे। इसलिए कई कर्मचारियों को मुद्दे, मतलब हमेशा ये लोगों के मैसेज भी आते रहते हैं हमें कि, और वो कुछ लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि भाई डीए मर्जर वाला कब होगा, क्योंकि 2% मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी सैलरी पर, लेकिन जब तक डीए मर्जर नहीं होता तब तक ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता रहेगा कर्मचारियों को। अब 18,000 की जिसकी सैलरी है बेसिक, तो 2% का मतलब कि 360 रुपये का हुआ, है ना। तो 360 रुपये मिला नहीं मिला इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 18,000 पर अगर 1800 रुपये बढ़ते हैं तो वो एक इम्पैक्ट, आपको एक डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। अभी फ़िलहाल तो मतलब भारत सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से कि कर्मचारियों की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनके 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जल्द से जल्द मर्ज किया जाए। मंजीत जी, आपके मेमोरेंडम पर आता हूँ जी। आपने अभी पिछले दिनों एक मेमोरेंडम जारी किया अपने संगठन का जी। तो उसमें प्रमुख मांगे क्या हैं आपकी? नहीं, वो हमने अभी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का कॉमन एजेंडा नहीं जारी किया है जी। हमने अभी बेसिकली जो टीचर्स हैं, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज़ के, दिल्ली के या अंडमान निकोबार के, पुदुचेरी के, तो चंडीगढ़ के, ये जो टीचर्स हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, या केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, ईएमआरएस में, तो उनके लिए हमने वो अभी एक जारी किया है कि एक पोस्टर के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि हमारी टीचर्स के लिए क्या क्या डिमांड है। तो चूँकि यहाँ प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच, जो दिल्ली का एक बड़ा संगठन है शिक्षकों का, वो हमारे साथ अलाइंड है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के साथ। उनका जो 20 तारीख को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम सबमिट किया है उसके पॉइंट्स को जारी किया है। तो उसमें जो मेन डिमांड ये है कि शिक्षकों को एक ग्रेड कम से कम अपग्रेड किया जाए, लेवल अपग्रेड किया जाए। लेवल 6 से अभी तक शुरुआत थी, तो उसको कम से कम लेवल 7 से शुरुआत करी जानी चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड हमने आपको बताया कि 14 CL यूनिफॉर्म व्यवस्था किया जाए, 20 मेडिकल की यूनिफॉर्म व्यवस्था किया जाए, शिक्षकों को भी एक साल में 30 EL दिया जाए। तो ये एक यूनिफॉर्म व्यवस्था है। दूसरी बात हमने एक डिमांड और की है कि 5 डेज़ का वर्किंग प्लान होना चाहिए। जैसे कि 45 घंटे का मतलब जो है एक हफ्ते में मतलब वर्किंग होनी चाहिए। तो हमने उसमें ये डिमांड की है कि 2 घंटे, चूँकि टीचिंग एक ऐसा मतलब जो है प्रोफेशन है जिसमें बिना प्रिपरेशन के आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें मतलब जो है अपनी टीचर्स डायरी को मेंटेन करना और प्लानिंग करना, वो मतलब एक कठिन टास्क है। प्लानिंग करना, फिर उसे लिखना, तो घंटा 2 घंटा उसमें लगता है। तो वो हमने 2 घंटे के लिए रिक्वेस्ट की है कि 2 घंटे उसके घर पे प्लानिंग को कंसिडर किया जाए। उस 2 घंटे को उन 8 घंटे में करीब करीब मतलब ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि 6 से 6.5 घंटे का या 7 घंटे का अगर स्कूलिंग है तो उसके 1 से 2 घंटा जो बचता है वो प्लानिंग के रूप में उसको कंसिडर किया जाए। तो इस तरीके से हफ्ते में अगर 5 दिन आप कंसिडर करते हैं तो वो 45-46 घंटे बैठते हैं जा करके। तो घंटे का जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो दिशा निर्देश है वो भी पूरे हो जाएंगे और उनको 5 डेज़ का वर्किंग प्लान भी मिल जाएगा। एक ये हमने डिमांड की है। और रिटायरमेंट वाली हमने आपको बता दिया कि 60 से बढ़ा करके 65 वर्ष किया जाना चाहिए। और एक और हमने डिमांड की है, उसमें वो बड़ी मतलब अगर देखा जाए वो पूरे देश के लिए बहुत खास डिमांड है कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ में काम कर रहे हैं, या केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं, भले ही वो ऑटोनोमस सेक्टर है, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में कंसिडर होता है। नवोदय विद्यालय है, EMRS है, और भी मतलब जो कल्चरल जो मिनिस्ट्री है उसके तहत भी कुछ स्कूल खुले हैं, रेलवे में भी स्कूल खुले हुए हैं। तो अलग अलग तरह के मंत्रालयों में अलग अलग तरह के स्कूल हैं। लेकिन हमने ये उसमें डिमांड की है कि आफ्टर रिटायरमेंट कहीं का भी शिक्षक हो, आफ्टर रिटायरमेंट उसे CGHS का विकल्प मिलना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु का शिक्षक दिल्ली में आकर के नौकरी कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद वो दिल्ली से वापस अपने तमिलनाडु में बसना चाहता है, तो चूंकि ओवरऑल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबको दे रही है, नियम कायदा कानून बना रही है, फंड जो आ रहा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है या इनडायरेक्ट आ रहा है, लेकिन जा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रहा है। कहीं से इकट्ठा होता है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेज हो, इनडायरेक्ट टैक्सेज हो, फिर उसमें राज्यों का बंटवारा होता है,
या यूनियन टेरिटरीज का बंटवारा होता है, तो जो पैसा है जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फ्लो होकर के जा रहा है, तो ऐसे सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को आफ्टर रिटायरमेंट सीजीएचएस का विकल्प देना चाहिए। और जहाँ कहीं सीजीएचएस, एट लास्ट ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ सीजीएचएस से अलाइंड हॉस्पिटल ना हो, इम्पेनल्ड हॉस्पिटल ना हो, हर जगह है। एट लास्ट कम से कम जो है प्रदेश की राजधानियों में तो है ही हैं स्कूल, वो हॉस्पिटल्स, दूसरे शहरों में भी हैं। तो उनको अगर ये सुविधा मिल जाएगी तो उन्हें मजबूरन दिल्ली या मुंबई में रहना नहीं पड़ेगा, तो वो अपने होम टाउन वापसी कर सकते हैं। तो जैसे अंडमान निकोबार का शिक्षक है, कोई यहाँ नौकरी कर रहा है, या दिल्ली का आदमी कोई अंडमान में काम कर रहा है और रिटायरमेंट के बाद घर जाना चाहता है, तो अगर उसको सीजीएचएस का ऑप्शन मिल जाएगा तो वो आराम से रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन में वापसी कर सकेगा। ये उसके लिए अच्छा ऑप्शन उसके अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। और महानगरों पर भी लोड कम पड़ेगा, कम हो जाएगा लोड। जैसे दिल्ली में बहुत लोग, मतलब कर्मचारी आ जाता है, मतलब बहुत बसा हुआ कर्मचारी। अंकित जी, दिल्ली का तो हाल ये है कि अगर कल से भारत सरकार या दिल्ली की सरकार रिटायरमेंट के बाद जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अगर सीजीएचएस का ऑप्शन दे दे तो कम से कम 2-3 लाख लोग, मिनिमम 2 से 3 लाख लोग दिल्ली से वापस चले जाएंगे अपने गाँव में या अपने शहरों में। इतना लोड कम हो जाएगा दिल्ली का। तो ये, और सारा पैसा कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। तो ऐसा करना कोई बड़ा काम नहीं है। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब ये थोड़ा समझना मुश्किल है कि मतलब इसमें दिक्कत कहाँ फंस रही है? देखिए, दिक्कत क्या है कि इसमें एक तो जैसे हम तो जो बात करते हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी स्टेट में वो फैसिलिटी नहीं है, कहीं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो उनको क्या है कि जैसे सपोज दैट दिल्ली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से अलाइंड हैं, DGEHS उसको बोलते हैं। तो उसके हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल्ड हैं दिल्ली NCR में हैं, बाहर नहीं है। अब दिल्ली में अपनी विधानसभा है, अपना कानून बनाया हुआ है तो चल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के ही नियम लगते हैं, फंडिंग भी इनडायरेक्टली सेंट्रल से ही चल करके आती है। हालांकि दिल्ली का अपना रेवेन्यू सिस्टम भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड करती है, सपोर्ट करती है। तो अब एक दानिश अफसर आता है या दानिश अफसर आता है, तो वो चाहे तो DGHS ले ले और वो चाहे तो CGHS ले ले। तो उनके केस में अगर हो सकता है तो बाकी एम्प्लॉयज़ के केस में भी हो सकता है। 1 से 1.5 लाख महज कर्मचारी है, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे दे कि भाई हम आपके एम्प्लॉयज़ को आफ्टर रिटायरमेंट CGHS देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बिहार का आदमी है, पटना का आदमी है, या राजस्थान का आदमी है, या हिमाचल प्रदेश का आदमी है, वो दिल्ली में क्यों रुकेगा? जी, वो अपना वापस होम टाउन जाएगा और वहीं जो छोटी मोटी ज़रूरतें, अपना ट्रीटमेंट भी वहीं लेगा। उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसको पता है रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा फैक्टर है वो ट्रीटमेंट का है, क्योंकि बीमारियां सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करवाती हैं और उसके लिए उसको दिल्ली दौड़ना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे होम टाउन जाएगा? उसकी वापसी कभी हो ही नहीं पाती, ना दिल्ली को छोड़ पाएगा। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जहाँ पर CGHS की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अभी आयुष्मान भारत करके भारत सरकार योजना चला रही है, बड़ी अच्छी स्कीम है। तो इस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकार उनके साथ टाई अप कर सकती है, कोलैबोरेशन कर सकती है, कर ही रही है। तो और फिर भी जहाँ बिल्कुल नहीं है, मान लीजिए, देखिए कम से कम OPD के लिए ज़रूरत होती है कि वो 20-30 किलोमीटर के अंदर OPD होनी चाहिए, लेकिन IPD के लिए अगर 150 किलोमीटर पे भी अगर कोई हॉस्पिटल है अच्छा, 100 किलोमीटर पे भी अगर कोई हॉस्पिटल है अच्छा, तो क्या दिक्कत है? सरकार उसको इम्पैनल कर ले, IPD के केस में एम्प्लॉई जो है रिटायरी वहाँ जाकर के ट्रीटमेंट ले लेगा। और अगर वो उसको लगता है कि नहीं 100-150 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, तो उससे एक म्यूचुअल कंसेंट फार्म भरवा लिया जाए कि वो नहीं लेना चाहता है वहाँ, तो उसको कम से कम 20,000 रुपये पर मंथ फिक्स मेडिकल अलाउंस सरकार अपनी जेब से दे। ये व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 20,000 से कम में कोई भी बुजुर्ग परिवार अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल के जो, क्योंकि हर महीने उसको दवाइयों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वो अपनी जो लोकल ग्रुप हॉस्पिटल्स होंगे उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मंजीत जी, आखिरी सवाल लेता हूँ मैं आपसे कि 30 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाली है उसमें आयोग ने आपको भी बुलाया है, तो उसमें क्या भूमिका रहने वाली है आपकी, और आपकी तरफ से कौन से सबसे बड़े मुद्दे हैं जो अभी आपने नोट किए हैं कि आप इस मीटिंग में उनको उठाएंगे ही? जी जी, देखिए अभी 28, 29 और 30 को माननीय आयोग ने कुछ एसोसिएशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को टाइम दिया है मिलने के लिए।
तो हम तो मतलब उनका धन्यवाद भी करेंगे कि 30 अप्रैल को हमें भी टाइम मिला है और अभी मैक्सिमम 2 लोगों को ही इनविटेशन मिला है कि 2 ही लोग जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा एजेंडा बड़ा साफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे कर्मचारियों की, लेकिन इंटरेक्शन का एक टाइम लिमिटेड होगा 10, 15, 20 मिनट, इससे ऊपर तो होगा नहीं। तो उसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो यूनिफॉर्मिटी पे रहेगा। अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की नौकरियां हैं उनका तो डिमांड लेटर अलग अलग जा ही रहा है। जो यूनिफॉर्म मुद्दे हैं जैसे फैमिली यूनिट, ट्रांसफ़र पॉलिसी, मेडिकल फैसिलिटी जिसको हम कैशलेस कराने की बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द सर्विस भी वो कैशलेस होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी हो गई, छुट्टियों की समस्या है, CL, EL और मेडिकल लीव या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, और जैसे हमारा बोनस है, बोनस पिछले 10 साल से 6,908 रुपये चल रहा है, क्योंकि उस समय जो मिनिमम सैलरी 3,000 रुपये मानी गई थी, तो उसको बढ़वाना है, वो हम लोग 27,640 रुपये की डिमांड कर रहे हैं बोनस की। तो ये हो गया। फिर एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, GIS उसको बोलते हैं, मतलब 30 रुपये जिसके कटते हैं, अगर उसकी सेवा काल के दरमियान डेथ या डिसेबिलिटी जो हो जाए तो उसके परिवार को 30,000 रुपये मिलता है। 60 रुपये कटते हैं तो उसको 60,000 रुपये मिलता है, और जिसका 120 रुपये कटता है उसको 1,20,000 रुपये मिलता है। अब आप सोचिए अंकित जी कि कोई बंगाल, बिहार से आकर के दिल्ली और मुंबई में नौकरी कर रहा है, अगर उसके साथ ये दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया, तो भले ही वो क्लास 1 अफसर भी हो तो 1,20,000 रुपये ही मिलेगा। और अगर वो लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक नौकरी कर रहा है तो उसको 30,000 रुपये की उसके परिवार को आर्थिक वो इंश्योरेंस जो बीमा है वो उसको मदद मिलेगी। 30,000 रुपये से उसकी बॉडी उसके होम टाउन तक नहीं पहुंचेगी, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। तो उसको रिवाइज कराना है, उसमें हमारा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि वो जो इंश्योरेंस है कम से कम 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2 करोड़ का होना चाहिए, ये मिनिमम हमारा उसमें डिमांड है। तो ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं इन पर हम डिस्कशन करेंगे, और कुछ जो नई छुट्टियों की बात करेंगे, जैसे पेरेंट केयर लीव या फैमिली केयर लीव, और उसके अलावा सोशल ऑब्लिगेशन लीव की जो बात करी है इनकी बात करेंगे, मेडिकल लीव की बात होगी, कुछ एक और मुद्दे होंगे उन पर भी चर्चा होगी। तो एक वैसे तो काफ़ी बड़ा ड्राफ्ट है हमारा, 27 पेज का हमने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसमें 20-25 मेन पॉइंट हैं जिनको हम वहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। मंजीत, जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अगर आपके तमाम सारे सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम सारे वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।